तो आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं रोना बार्थ के इंपॉर्टेंट क्रिटिकल एसे द डेथ ऑफ द ऑथर। आई विल गिव यू ऑल द पब्लिशिंग डिटेल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर एसे। हम लोग समझेंगे कि इस एसे में कौन सा मेजर आइडिया आपके रोना बार्थ ने प्रपोज किया है। एंड लास्टली मैं आपको क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराऊंगी जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। दीज क्वेश्चंस आर क्वाइट एनालिटिकल, तो आपको बहुत जरूरी हो जाएगा समझना कि इसकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स भी आप लोग अपने नोट्स में अच्छी तरीके से लिखें एंड जो मेजर आइडिया है उसको भी आप अच्छी तरीके से समझें। जब हम लोग रोलां बार्थ के बारे में बात करते हैं तो ये एक ऐसे फ्रेंच क्रिटिक या फ्रेंच राइटर हैं जो सबसे पहले स्ट्रक्चरलिज्म की लिटरेरी थ्योरी को बिलोंग करते हैं। लेकिन इस थ्योरी के बारे में बात करते करते और इसकी फिक्स्ड मीनिंग्स के बारे में बात करते करते अचानक से इनका परिवर्तन हो जाता है इनटू पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट। एंड आप देख पाएंगे कि आज का जो हमारा एसे है डेथ ऑफ द ऑथर, वो रोलां बार्थ की पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट आइडियोलॉजीज को प्रोपोगेट करने की कोशिश करता है। एंड हेंस ये वाला एसे आपके पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एंड रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी से काफी ज्यादा मैच करता हुआ दिखाई देगा। ये जो पर्टिकुलर एसे है द डेथ ऑफ द ऑथर 1967 में पब्लिश हुआ था। ओरिजिनली ये पब्लिश हुआ था आपकी फ्रेंच जर्नल के अंदर जिसका नाम है मैंटिया। एंड आगे जाके ये आपके रोलां बार्थ के बाकी जो कलेक्टिव वर्क्स थे, एंथोलॉजीज थी, उसमें जाके पब्लिश हो गया। तो ये डेट क्या आपको इग्नोर करनी है या फिर आपको अच्छी तरीके से रटनी है? तो ये डेट आपको रटनी पड़ेगी क्योंकि रोलां बार्थ इतने इंपॉर्टेंट राइटर है जिनसे 25 प्लस क्वेश्चंस अकेले इतने सालों में पूछे गए हैं। इनसे बार बार एक ही एग्जाम के अंदर रिपीटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो रोलां बार्थ की बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो इनके सभी वर्क्स के मैं आपको प्रॉपर लिस्ट भी देने वाली हूं, तो उसको भी आप लोग अपने नोट्स में लिख लीजिएगा और इनकी इस डेट को अच्छे से आपको रट लेना है क्योंकि ये इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट एसे है। सो डेथ ऑफ द ऑथर 1967 आपको रटा होना चाहिए। अब आप नाम को अगर जब देखते हैं इसके टाइटल को तो आपके दिमाग में आता है कि क्या रोलां बार्थ ऑथर की मृत्यु या ऑथर की डेथ के बारे में बात करने की कोशिश कर रहे हैं? तो लिटरल सेंस में तो नहीं, बट मेटाफोरिकली वो यही कह रहे हैं कि जब एक पर्टिकुलर ऑथर ने अपने वर्क को पब्लिश कर दिया, उस वर्क को पब्लिश कर देने के बाद उसकी डेथ हो जानी चाहिए। वो अपने वर्क को एक डिक्टेटर की तरह डिक्टेट ना करे या फिर उसके मीनिंग को लोगों के ऊपर थोपने की कोशिश ना करे। कहने का मतलब सिंपल सी भाषा में कि जब एक पर्टिकुलर ऑथर एक वर्क को पब्लिश कर दे रहा है, उसकी मृत्यु हो जानी चाहिए। वो जो वर्क है अब बिलोंग करता है या अब बन जाना चाहिए द प्रॉपर्टी ऑफ द रीडर्स, जो कि अपने अपने मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस उस पर्टिकुलर टेक्स्ट से निकाल सकते हैं। तो इससे हम लोग को ये चीज समझ में आती है कि जो ट्रेडिशनल क्रिटिसिज्म में चलता था कि ऑथर की बायोग्राफी, ऑथर के इंटेंशंस, ऑथर ने क्या सोच के इस वर्क को लिखा होगा, ये जब हम लोग चीजें एक वर्क से अटैच कर देते थे उसको हम लोग ट्रेडिशनल क्रिटिसिज्म कहते थे। इस चीज के सख्त खिलाफ था आपका न्यू क्रिटिसिज्म। एंड हेंस आपके रोलां बार्थ भी इसी बात को कहते हैं कि ऑथर का कनेक्शन उसके टेक्स्ट से, टेक्स्ट को पब्लिश करने के बाद तुरंत कट हो जाना चाहिए। ऑथर की डेथ हो जानी चाहिए और जन्म लेना चाहिए हमारे रीडर को, जो अपनी बुद्धि एंड अपने कल्चरल बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस हमारे सामने रखता है एक ही सिंगल टेक्स्ट का। तो ये पूरा पूरा सार है आपके आज के इस एसे का। लेकिन इस एसे में इन्होंने काफी सारे राइटर्स के रेफरेंसेस एंड काफी सारी कोटेशंस, ओरिजिनल कोटेशंस यूज की हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो वो इंफॉर्मेशन आपको देना जरूरी है जो आपको आज के इस वीडियो में मिल जाएगी। सो एज यू कैन सी ये जो टाइटल है एक मेटाफोरिकल टाइटल के रूप में यूज किया गया है। ही डिडंट लिटरली मीन कि आपके ऑथर की डेथ हो जानी चाहिए वर्क को पब्लिश करने के बाद। मेटाफोरिकली ये कह रहे हैं कि जो ऑथर के इंटेंशन है और उनकी जो बायोग्राफी है, दैट शुड नॉट डिक्टेट और डिसाइड द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट एंड रादर इट शुड बी द रीडर्स इंटरैक्शन दैट ब्रिंग्स आउट द मीनिंग इन अ पर्टिकुलर टेक्स्ट। मैं आपको एक बहुत ही इजी एग्जांपल देना चाहूंगी। सबसे पहले तो आप चाहो तो इस पर्टिकुलर पेज का एक स्क्रीनशॉट ले लो, अपने नोट्स में भी आप लोग इसको अच्छी तरीके से अगर ऐसे लिख लोगे तो आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी समझने में। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ओल्ड क्रिटिसिज्म क्या होता है। हम सब लोग ने ओल्ड क्रिटिसिज्म को पढ़ रखा है। ओल्ड क्रिटिसिज्म हमें बार बार कहता है कि ऑथर का जीवन, ऑथर की बायोग्राफी, ऑथर का इंटेंशन, ऑथर किस एज में लिख रहा था, ऑथर का कितनी बार ब्रेकअप हुआ था, उसकी लव लाइफ, उसकी पेरेंट लाइफ, उसके चाइल्डहुड ट्रॉमास, इन सब का असर पड़ता है उसके वर्क के ऊपर। एंड जिस टाइम पर आपके रोलां बार्थ भी इन वर्क्स को लिख रहे थे
या इस ऐसे को लिख रहे थे, मॉडर्न कंटेम्प्रेरीज में बहुत ज्यादा एम्फसाइज किया जाता था ऑथर के इंटरप्रिटेशंस के ऊपर या ऑथर के इंटेंशंस के ऊपर। तो ओल्ड क्रिटिसिज्म एक ऐसा क्रिटिसिज्म है जो बार बार अपने टेक्स्ट को या उसके मीनिंग को निकालने के लिए ऑथर की तरफ देखता है या ऑथर के इंटेंशंस को बार बार हमारे सामने लाने की कोशिश करता है। इसके बाद आता है आपका न्यू क्रिटिसिज्म, जो कहता है कि भैया आपको सबसे पहले ऑथर को तो अपने जीवन से निकाल देना चाहिए। इनका ये मानना था कि टेक्स्ट अपने आप में ऑटोटेलिक होता है, मतलब कि एक टेक्स्ट के अंदर उसके लिखे हुए शब्दों में, उसके कंटेंट में, उसके फॉर्म में वो हर जानकारी आपको मिली हुई है जो आपको एक टेक्स्ट को समझने के लिए जरूरी होती है। आपको ऑथर की या उसके इंटेंशन या बायोग्राफी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ऐसा आपके न्यू क्रिटिक्स बोलते थे। स्ट्रक्चरलिज्म फिर आपकी एक ऐसी थ्योरी आती है जो ना ऑथर के बारे में बात करती है एंड ना ही रीडर के बारे में बात करती है। इनका कुछ अलग ही मामला चल रहा था। इनका ये मानना था कि जो आपका टेक्स्ट होता है वो एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर होता है एंड उसके मीनिंग भी फिक्स्ड होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये लोग ये बात भी बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑथर ने जो भी वर्क आपका लिखा है वो फिक्स्ड मीनिंग्स हम लोग को देने की कोशिश करता है। इस स्ट्रक्चरलिज्म फिलॉसफी को पूरी तरीके से चैलेंज किया है आपकी पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट फिलॉसफी ने एंड कहा है कि सबसे पहले तो किसी भी पर्टिकुलर टेक्स्ट का एक सिंगल मीनिंग होता ही नहीं है, फिक्स्ड आपका मीनिंग होता ही नहीं है। आप अगर कहते हो कि एक सिग्निफायर और एक सिग्निफाइड होता है तो ये कॉन्सेप्ट ही गलत है, क्योंकि एक सिग्निफायर के मल्टीपल सिग्निफाइड हो सकते हैं एंड हेंस आपके पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट कहते हैं कि एक ही टेक्स्ट के मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस होते हैं, कोई फिक्स्ड मीनिंग नहीं होता है। ऑथर की डिक्टेटरशिप बिल्कुल भी नहीं चल सकती है। इसी के बाद आती है आपकी रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी, जो कहती है कि ऑथर का रोल जितना बड़ा नहीं होता है आपके टेक्स्ट में, उससे कहीं ज्यादा बड़ा रोल होता है एक रीडर का। क्योंकि ऑथर एक होता है, वो अपना वर्क प्रोड्यूस करके उसका जो बोल सकते हैं इंटेंशन है या फिर उसका जो रोल है वो वहीं का वहीं खत्म हो जाता है। जितनी बार आपका हर राइटर एक टेक्स्ट को पढ़ता है वो अपने अलग अलग मीनिंग को निकालता है एंड दिस इज व्हाट वी कॉल रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी। तो ये सभी थ्योरीज पढ़ने के बाद आपको एक चीज तो क्लियर हो गई कि आज का जो आपका एस्से है वो न्यू क्रिटिसिज्म की फिलॉसफी, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म फिलॉसफी एंड रीडर रिस्पॉन्स फिलॉसफी से काफी ज्यादा इंटरसेक्ट करेगा। तो इसी चीज को आपके रोलाबाद कहने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले तो हमें अपने ट्रेडिशनल क्रिटिसिज्म को पूरी तरीके से भुला देना चाहिए। हमें ऑथर के इंटेंशंस और उसने क्या सोचा होगा और उसके क्या फैलेसीज रही होंगी उनसे बिल्कुल मतलब ना रख के अपने टेक्स्ट के जो ओरिजिनल अल्टीमेट मीनिंग है उसके टुवर्ड्स जाना चाहिए। और ऐसा करने के लिए आपके रीडर को जन्म लेना पड़ेगा। हम लोग को इसको इस तरीके की एनालॉजी के थ्रू देखना है कि जो आपका ऑथर है वो एक स्क्रिप्टर है। ये जो वर्ड है मैं यहाँ लिख दे रही हूँ क्योंकि आपके रोलांड बार्थ ने यूज किया है इसको अपने एस्से के अंदर। इन्होंने कहा है कि जो आपका ऑथर होता है वो बस एक स्क्रिप्टर होता है, वो सिर्फ स्क्रिप्ट लिखता है। उस स्क्रिप्ट का जो इनैक्टमेंट होता है या उसका जो मीनिंग होता है वो तो आपके प्लेयर्स या फिर जो एक्ट कर रहे होते हैं वही निकालते हैं। एंड हेंस इन्होंने कहा है कि ऑथर का काम सिर्फ और सिर्फ एक स्क्रिप्टर जैसा है, सिर्फ एक स्क्रिप्ट लिखना है, उसका इनैक्टमेंट करना, उसकी मीनिंग निकालना एंड दैट टू एक मीनिंग नहीं मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस निकालना एक रीडर का काम होता है, जिसकी वजह से हमें एक ही टेक्स्ट के मल्टीपल मीनिंग्स ढूंढने को मिल सकते हैं। अक्सर हम लोग मूवीज देखते हैं, किसी मूवी एक जो मूवी होती है जितने भी ऑडियंस उसको देख रही है उस मूवी के अलग अलग मीनिंग निकाल लेती है। किसी को कोई पार्ट अच्छा लगता है, किसी को कोई पार्ट अलग तरीके से वो देखता है। कोई भी नॉर्मल मूवी में किसी की कोई भी एक डायलॉग किसी को बुरा लग सकता है, वही डायलॉग किसी और को अच्छा लग सकता है। तो इससे हम लोग समझते हैं कि टेक्स्ट के हमेशा मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं। हम जब भी एक ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू से टेक्स्ट को जज करने की कोशिश करेंगे तो उसका मीनिंग बहुत ही लिमिटेड हो जाता है, बहुत ही ज्यादा सिमटा हुआ हो जाता है एंड हेंस इसी के ही अगेंस्ट है आपके रोलाबाद। आपके इस पर्टिकुलर एस्से में कहा गया है जो मेजर पॉइंट कि आपके ऑथर को उसके टेक्स्ट से डिटैच हो जाना चाहिए, अलग हो जाना चाहिए। एक बार टेक्स्ट क्रिएट हो गया, ऑथर का रोल कंप्लीट हो जाता है। उसको ऑथर को अपने वर्क को अपनी संपत्ति की तरह, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी की तरह नहीं देखना चाहिए। वंस योर टेक्स्ट इज पब्लिश्ड वो बन जाता है रीडर की प्रॉपर्टी एंड रीडर अपनी प्रॉपर्टी को किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकता है और कितने भी उसके मीनिंग निकाल सकता है।
यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लैंग्वेज एज द टू क्रिएटर बोला गया है, जैसा न्यू क्रिटिसिज्म में बोला गया कि आपको ऑथर से मतलब नहीं रखना है कि उसने क्या सोचा होगा, क्यों सोचा होगा, अच्छा उसने ये हार्ट ब्रेक वाला वर्क लिखा है तो जरूर उसका दिल टूटा होगा इसीलिए लिखा है। इन सब से आपको मतलब नहीं है। टेक्स्ट के शब्दों में जो लिखा हुआ है दैट मीन्स यू हैव टू कैप्चर द लैंग्वेज। जो भी उस शब्दों में लिखा गया है उससे आपको मतलब होना चाहिए। आप जब शब्दों से मतलब रखते हो तो ऑथर बिल्कुल पीछे रह जाता है। इस बात को समझाने के लिए उन्होंने एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल यूज किया है कि इन्होंने टेक्स्ट को एक टिश्यू ऑफ कोटेशंस बनाया है या बताया हुआ है कि जिस तरीके से आपका एक कपड़ा होता है उसमें बहुत सारे थ्रेड्स होते हैं, आप कभी भी पता ही नहीं लगा सकते हो कि इस कपड़े में जितने भी थ्रेड हैं वो कौन से सिल्क वॉर्म या कौन से कीड़े से आया है। ये आपको पता नहीं होता है कि इस पर्टिकुलर धागे का जो सिल्क वॉर्म था वो ये वाला सिल्क वॉर्म था, इस वाले धागे को इस वाले सिल्क वॉर्म ने दिया है। आप कभी भी उसका ओरिजिनेटर तय ही नहीं कर पाते हो क्योंकि उसमें इतने सारे बोल सकते हैं कि धागे होते हैं। उसी तरीके से आपके एक टेक्स्ट के भी अंदर कई सारे मल्टीपल मीनिंग्स जुड़े होते हैं। आपको उसके ओरिजिनेटर को भूल जाना चाहिए एंड सिर्फ और सिर्फ उसके कोटेशंस जो मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस उसके अंदर होती है, इंटरटेक्सचुअलिटी, इंटर रेफरेंसेस एंड अल्यूजन एक वर्क में एक राइटर ने यूज कर रखे होते हैं, उसके बारे में आपको बात करनी चाहिए। इस पॉइंट से हमें यह भी समझ में आता है एंड रोलां बार्थ ने कहा है कि कोई भी पर्टिकुलर टेक्स्ट ओरिजिनल होता ही नहीं है। इट इज ऑलवेज अ रीवर्किंग, इट इज ऑलवेज एन इंटरटेक्सचुअल टेक्स्ट। कहीं ना कहीं से वो आइडिया, कहीं ना कहीं से रेफरेंसेस लिया ही होता है। तो आप कभी भी एक वर्क को एक ऑथर के साथ कनेक्ट कर ही नहीं सकते हो कि यही इसका अल्टीमेट गॉड है, यही इसका अल्टीमेट क्रिएटर है एंड इसका ये वर्क ओरिजिनल है। दिस इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू से कि आपका जो लैंग्वेज होती है, जो शब्द लिखे होते हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट रादर देन द आइडियाज ऑफ योर ऑथर। ये जो पॉइंट है वो आपका इनसे भी पहले दिया था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन ने जिनका नाम है स्टीफन मिलान। तो आपसे आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के आपका जो टेक्स्ट होता है उसके अंदर टेक्स्ट में लैंग्वेज इज मोर इंपॉर्टेंट देन द ऑथर, ये उन्होंने किससे आइडिया लिया है? तो इस पर्टिकुलर राइटर को आप लोग अच्छे से अपने नोट्स में हाईलाइट करके लिखना। इनका ये मानना था इट इज द लैंग्वेज दैट स्पीक्स नॉट द ऑथर। इन्होंने इसी पॉइंट को बोला था स्क्रिप्टर वाले पॉइंट को आगे जाके। लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है एंड जो ऑथर है वो बस एक स्क्रिप्ट की तरह होता है, स्क्रिप्टर की तरह होता है जो हमें स्क्रिप्ट लिखकर दे देता है। ठीक है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको ऑलरेडी समझाया है कि आपके ऑथर ने जब भी अपना वर्क पब्लिश कर लिया तो उसकी डेथ हो जानी चाहिए, उसकी डेथ के साथ बर्थ हो जाना चाहिए आपके रीडर का। कहने का मतलब कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट बिलीफ आपके रीडर के ऊपर बहुत ज्यादा एम्फसाइज कर रहा है एंड आप जब रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी को पढ़ेंगे, मैंने ऑलरेडी पढ़ा के रखा है अभी कुछ ही दिन पहले, तो आपने उसको समझा होगा कि रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी बात करती है कि रीडर का भी एक ही इंटरप्रिटेशन नहीं होता है। एक मूवी निकलती है, इतनी सारी ऑडियंसेस के लिए वो निकलती है, हर एक ऑडियंस, हर एक पर्सन अपनी बुद्धि एंड अपने कल्चरल एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग, अपने बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग उस मूवी का एक अलग ही मतलब निकाल देता है। हम सब लोग नॉवेल्स पढ़ते हैं, टेक्स्ट पढ़ते हैं, हर इंसान उसका अलग मीनिंग निकाल देता है। इससे हमें यह समझ में आया कि किसी भी पर्टिकुलर टेक्स्ट का कोई ओरिजिनल या अल्टीमेट मीनिंग होता ही नहीं है। हर इंसान अपनी अपनी बुद्धि के अकॉर्डिंग उसका मीनिंग निकाल सकता है एंड दिस इज व्हाट ही इज सेइंग कि ये जो शिफ्ट है, द बर्थ ऑफ द रीडर्स गिव फ्रीडम टू अ पर्टिकुलर वर्क। आप सोच के देखिए कि एक वर्क का जो मीनिंग हम लोग अल्टीमेट मीनिंग मान के चल रहे थे, या जितने भी ऐसे राइटर्स हैं जो सिर्फ ऑथर के इंटेंशन के अकॉर्डिंग एक वर्क को जज करते हैं कि अच्छा वर्ड्सवर्थ ने लिखा है तो नेचर के ही बारे में लिखा होगा, या फिर किसी और पर्टिकुलर बोल सकते हैं कि सैमुअल जॉनसन ने लिखा है तो क्लासिकल टेक्स्ट के ही बारे में लिखा होगा। सो दिस अटैचिंग ऑफ देयर इंटेंशंस टू अ पर्टिकुलर वर्क आपके वर्क को बहुत ज्यादा लिमिटेड कर देता है एंड आप जब अपने वर्क को रीडर्स के हाथ में दे देते हो तो इतने लाखों एंड जितने काउंटलेस रीडर्स हैं वो अपने काउंटलेस मीनिंग उस वर्क से निकाल देते हैं एंड ये उस टेक्स्ट को लिबरेट कर देता है उसकी मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस के थ्रू। लास्टली इन्होंने कहा है कि आपके अथॉरियल जो इंटेंशन है उसको आप थोड़ा सा देखने की कोशिश करें तो ये कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को शो करने की कोशिश करता है। हम लोग के चारों तरफ हम लोग कैपिटलिज्म देख रहे हैं, प्रोडक्शन देख रहे हैं, कोई भी नया प्रोडक्ट आता है तो उसको जिस तरीके से हमारे मीडिया में एंड इन्फ्लुएंसर्स को उन प्रोडक्ट्स को देकर एंड खूब पेड प्रमोशन कराए जाते हैं, कहा जाता है कि भाई ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो एक तरीके से हमारे दिमाग को कंट्रोल किया
जा रहा है, जो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का ओरिजिनेटर है, जिसने उसको क्रिएट किया है, वो जो इमेज आपके दिमाग में चाहता है अपने उस प्रोडक्ट की, वो पूरी दुनिया में फैला देता है। तो अगर आप किसी टेक्स्ट को ऑथर के इंटेंशन के अकॉर्डिंग जज करते हो, तो ये एक कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी मानी है आपके रोला बार्थ ने। एंड इस पॉइंट से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वट एवर कीवर्ड दैट आई एम गिविंग टू यू इन टूडेज ऐसे, आप देखेंगे कि उनसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो किसी भी चीज को इग्नोर मत करना, जो भी चीज मैंने हाईलाइट करके लिखी है उसको हाईलाइट करके अपने नोट्स में जरूर से आप लोग लिख लीजिएगा। देन इन्होंने इस पर्टिकुलर एसे के अंदर दो बहुत ही इंपॉर्टेंट अल्यूजन्स के बारे में बात की है। सबसे पहला है आपका ये ऑनर डे बाल्जाक का नॉवल है साराजीन, ये एक एपिग्राफ इन्होंने लिखा था। उसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इन्होंने की है, ऑनर डे बाल्जाक की ये जो नॉवल है साराजीन, इसके अंदर एक सीन है या कुछ लाइंस हैं जो बहुत ही ज्यादा एम्बिगुअस हैं। इस पर्टिकुलर कैरेक्टर के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है कि आपको पता ही नहीं लग पा रहा है कि ये लड़का है या फिर ये लड़की है। एक कैरेक्टर है जो एक कैस्ट्रेटो है, जिसने अपना जेंडर चेंज करा लिया है, जो लड़की की तरह सजा हुआ है। तो एक जो लड़का है वो उस लड़के से ही प्यार में पड़ जाता है ये समझ के कि ये लड़की है। तो उसकी कुछ लाइंस जो बोली जाती हैं वो एम्बिगुअस है एंड समझ में ही नहीं आता है कि इस पर्टिकुलर लाइंस में हीरो बोल रहा है, वो हीरोइन बोल रही है, या फिर आपका जो ऑथर है वो बोल रहा है। इन लाइन से हम लोग को ये चीज समझ में आती है कि आप जब भी किसी भी पर्टिकुलर टेक्स्ट को पढ़ते हो तो आप कभी भी पता नहीं लगा सकते हो कि ये ऑथर की लाइंस है, ये उस कैरेक्टर की लाइंस है, या फिर किसी नरेटर की लाइंस है। दिस इज व्हाट टेल्स अस कि कोई भी जो टेक्स्ट होता है उसका अल्टीमेट मीनिंग होता ही नहीं है, उसके मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं, उसकी मल्टीपल वॉइसेस होती हैं। एंड दिस इज व्हाट बार्थ आपके बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मीनिंग इन अ टेक्स्ट डज नॉट बिलोंग्स टू द ऑथर अलोन। ये जो आपका एक बहुत ही मिसकंसेप्शन चल पड़ा था मॉडर्न एरा के अंदर, एंड बहुत सारे राइटर्स इंटेंशन को ऑथर के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, उसको ही चैलेंज करने की कोशिश की है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट अल्यूजन जो इन्होंने यूज किया है वो है ग्रीक मिथ ऑफ ऑर्फियस। ये एक मिथ है ग्रीक में जो यूज किया जाता है कि ऑर्फियस की जो वाइफ थी यूरोडाइस, उसको एक सांप काट लेता है एंड वो मर जाती है एंड अंडरवर्ल्ड में चली जाती है। ये बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है ऑर्फियस एंड जाता है अंडरवर्ल्ड में अपनी बिलवड को वापस लेने। तो उस पर्टिकुलर अंडरवर्ल्ड का जो राजा होता है जिसका नाम होता है हेड्स, वो कहता है कि एक ही शर्त पर तुम अपनी बीवी को वापस ला सकते हो कि जब तुम इसे वापस लेकर आ रहे हो तो तुम्हें पलट के अपनी बीवी को नहीं देखना है, लेकिन जब तक ये इसको ऊपर लेके आ रहा होता है एंड बाय द टाइम ये बस रीच करने वाला होता है, ये पलट के अपनी बीवी को देख लेता है यूरोडाइस को एंड ये उसी समय वैनिश हो जाती है। तो आपके रोला बार्थ ने इस अल्यूजन का इस्तेमाल किया है बताने के लिए कि हम लोग जब अपने टेक्स्ट को प्रोड्यूस कर लेते हैं, आपने जब अपने टेक्स्ट को प्रोड्यूस कर लिया तो वापस से आपको अपने ऑथर की टुवर्ड्स देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से उस पर्टिकुलर टेक्स्ट की जो एक्चुअल मीनिंग है वो कहीं ना कहीं गायब हो जाएगी, जैसे उसकी बीवी गायब हो गई थी। एंड ये आपके जो टेक्स्ट के लिए अच्छा नहीं होगा, बिकॉज एक जो टेक्स्ट होता है इट इज फ्री, इट शुड बी फ्री फ्रॉम द क्रिएटर दैट इज द ऑथर। तो आई गेस आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे जो आप येलो से देख पा रहे हैं लाइंस आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछी गई हैं। अब आप सबको पता होगा कि इन क्रिटिकल एसेज से आपके एग्जाम में क्रिटिकल एंड ओरिजिनल लाइंस को उठाकर पूछा जाता है कि बताओ ये जो आपकी लाइंस है कौन से एसे से आई हैं, या फिर ये पर्टिकुलर लाइंस आपको क्या कहने की कोशिश कर रही हैं। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप इस वीडियो को रोकें एंड इसको पूरा पढ़ें। जब आप इसको पूरा पढ़ेंगे तो आप यही चीज देख पाएंगे कि आपके जो ओल्ड व्यू था किसी टेक्स्ट को देखने का, वो ऑथर को भगवान की तरह देखता था एंड हेंस उस पर्टिकुलर टेक्स्ट का एक फिक्स्ड अल्टीमेट मीनिंग हो जाता था, जिसमें आपकी और मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस की गुंजाइश ही नहीं रह जाती थी। लेकिन बार्थ एक व्यू के साथ आते हैं कि आपका जो टेक्स्ट है वो मल्टी डायमेंशनल होता है। देयर इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट लाइन जो आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको मतलब हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछी जाए। बात घुमा फिरा के यही की गई है कि आपके टेक्स्ट का जो ऑथर होता है उसको अल्टीमेट ओरिजिनेटर या गॉड या ऑथर ना मान के हम लोग को रखना चाहिए एंड हम लोग को मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए। ठीक है। लास्टली कुछ आपके इन्फ्लुएंस एंड कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। मिशेल फुको ने व्हाट इज एन ऑथर नाम का एसे लिखा है इनके एसे के बाद, जो कि इनके बार्थ के इस व्यू को कि ऑथर को बिल्कुल एलिमिनेट कर देना चाहिए आपके इस लिटरेरी वर्ल्ड से आफ्टर ही प्रोड्यूसेस अ पर्टिकुलर टेक्स्ट, इस आइडिया को चैलेंज किया है। एंड इस पर्टिकुलर एसे व्हाट इज एन ऑथर हम लोग आगे जाके कभी जरूर से इस एसे को पढ़ेंगे। इसमें इन्होंने बताने की कोशिश की है कि कैसे ऑथर का इंटेंशन और ऑथर
ऑथर ने जो बोलने की कोशिश की है वो हमारी सोसाइटी में पावर एंड नॉलेज को कंट्रोल करने का काम करता है। आप सभी को पता होगा कि मिशेल फुको डिस्कोर्सेस एंड पावर एंड नॉलेज इन द सोसाइटी के बारे में बात करते हैं। तो ऑथर के इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से अपने टेक्स्ट के थ्रू कुछ बताने की वजह से वो किस तरीके से सोसाइटी को कंट्रोल करता है उसके बारे में इन्होंने बात की है, जिसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म यूज किया है, ऑथर फंक्शन। हम लोग जरूर से इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। देन जैक डेरिडा ने एक बहुत ही आयरॉनिक वे में आपका एक वर्क लिखा है, द डेथ ऑफ रोला बार्थ। रोला बार्थ ने कहा कि जैसे ही आपने कोई किसी वर्क को लिख दिया तो उस ऑथर की डेथ हो जानी चाहिए। तो आपके डेरिडा एक बहुत ही आयरॉनिक वे में कहते हैं कि भैया तुमने अगर ये टेक्स्ट प्रोड्यूस कर दिया इसका मतलब तुम्हारी भी डेथ हो जानी चाहिए। तो ये एक बहुत ही आयरॉनिक वे में इन्होंने एक एसे लिखा है। देन एक और पर्सन है शीन बर्ग, जिन्होंने वर्क लिखा है द डेथ एंड द रिटर्न ऑफ द ऑथर, जो इनके रोला बार्थ के डेथ ऑफ द ऑथर वाले एसे को चैलेंज करता है और अपने आइडियाज लेके आता है। तो कभी भी आपके एग्जाम में इससे कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स पूछी जाएंगी तो अब आप ये तीनों पॉइंट्स के थ्रू रेडी रहोगे। नाउ लेट्स गो एंड सी द क्वेश्चन। स्टेटमेंट 1, फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप कि आपको अच्छी तरीके से सब कुछ समझ में आ गया होगा एंड कोई कंफ्यूजन नहीं बचा होगा। डू लेट मी नो, अपना फीडबैक जरूर से छोड़ के जाना कि आपको इसी तरीके से अगला कौन सा ऐसे समझना है और क्या आज का ऐसे आपको आसान भाषा में समझ में आया है नहीं। क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। Statement 1 and Statement 2. Roland Barthes believes that the author is the epitome of culmination of capitalist ideology. बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने अपने सेंटेंसेस को फ्रेम किया है, जहां पे मैंने आपको बताया कि ऑथर का इंटेंशन अपने टेक्स्ट से अगर अटैच किया जा रहा है तो रोलांड बार्थ का मानना है कि ये कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को शो करने की कोशिश करता है। एंड कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी आप सबको पता होगी, अपने बिलीव्स एंड अपने इंटरेस्ट को लोगों के ऊपर थोपने की कोशिश करता है। सो ये वाला जो स्टेटमेंट है आपका पूरी तरीके से ट्रू बैठ जाएगा एंड आई होप आप लोग इसको तुरंत से सॉल्व कर पाए होगे आफ्टर कंज्यूमिंग द कंटेंट। पॉइंट नंबर 2, ओके, ये जो वाला जो पॉइंट है ना वॉल्टर बेंजामिन वाला, जैसे अक्सर आपके एग्जाम में आप लोग देखते हो कि दो अलग अलग राइटर्स के जो व्यूज होते हैं वो एक जगह डाल देते हैं। तो वॉल्टर बेंजामिन का यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है जो मैं आपको बता दूं ट्रू है, इस वीडियो से कहीं से भी रिलेटेड नहीं है। आपका आंसर बन जाएगा बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। तो ये वाला जो पॉइंट है उसी बच्चे से बनेगा जिसने इतनी डिटेल में जाके इस एसे को पढ़ा होगा कि नहीं भाई, आपका जो ऑथर वाला आपने जो वर्क पढ़ा डेथ ऑफ द ऑथर, उसमें ऑथर की आइडियोलॉजी को कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी से कंपेयर किया है। ठीक है, अब आपके सामने है ये बहुत ही बड़ा सा क्वेश्चन जो मैंने आपको येलो से लाइंस लिखवाई थी वही पूरी कोट करके पूछी गई है कि ये जो पर्टिकुलर आपकी लाइंस है कौन से एसे में आपको देखने को मिलती हैं। तो आप लोग को इस बात का बहुत अच्छा ख्याल रखना है कि आप जब भी किसी क्रिटिकल एसे को पढ़ रहे हैं तो सिर्फ ऊपर ऊपर से आप उसकी डिटेल्स को पढ़ के आगे ना बढ़ जाए, क्योंकि अब आपका यूजीसी नेट एक स्टेप आगे चला गया है, आपसे ओरिजिनल लाइंस पूछता है, कोटेशंस पूछता है, जिसके लिए आपको रेडी रहना चाहिए। तो ये जो लाइंस है आप इत्मीनान से वीडियो रोककर पढ़ लीजिएगा। दीज आर द एग्जैक्ट सेम लाइंस जो मैंने आपको ऑलरेडी दे दी हैं, द डेथ ऑफ द ऑथर रोलांड बार्थ। इसी क्वेश्चन से एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आया है जो मैं यहाँ अटैच नहीं कर सकती थी क्योंकि वो काफी बड़ा क्वेश्चन था, तो आप क्वेश्चंस पे जाके आराम से उसको लगा सकते हो। नाउ जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आपको रोलांड बार्थ को प्रिपेयर करना है या आप कर रहे हैं तो ये पूरी लिस्ट आपके सामने जो दिखाई दे रही है विद प्रॉपर आपकी क्रोनोलॉजी एंड जो डेट्स लिखी हुई हैं इनके एसे की, वो आपको तैयार करनी पड़ेगी। राइटिंग डिग्री 0, माइथोलॉजीज, एलिमेंट्स ऑफ सेमियोलॉजी, वी हैव सर्जर एंड एसे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार एग्जांपल में आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। द एम्पायर ऑफ साइंस, the pleasure of text, image, music and text, death of the author, from work to text, structural analysis of narrative, रोलांड बार्थ by रोलांड बार्थ। इन वर्क्स के सभी के नाम आपको रटे होने चाहिए एंड इसमें से जो मेजर एसे है वो आपको डिटेल में ठीक आज के इस एसे की तरह प्रिपेयर करने चाहिए। अगर आप इन सभी वर्क्स को पढ़ना चाहते हो तो आप जरूर से मेरे इस लिटरेरी थ्योरी के कोर्स में एनरोल कर सकते हो, क्योंकि मैंने सबको पढ़ा के रखा है। अराउंड 1.25 घंटे 1.5 घंटे का एक लॉन्ग लेक्चर है जिसमें सब कुछ मैंने विद क्वेश्चंस पढ़ा के रखा है। तो मेक श्योर आप जरूर से इनको पढ़ें एंड अगर आपको इस कोर्स का पार्ट नहीं बनना है तो आप जरूर से ये लिस्ट आपको मिल गई है, आप प्रिपेयर करना स्टार्ट कर सकते हो। इट इज ऑल अप टू यू, आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा कर सकते हैं। मेरे और कोर्सेज को भी आप चेकआउट कर सकते हैं जो आप लोग के लिए अवेलेबल है। इसी आसान भाषा में आपको पढ़ाती हूँ। क्वेश्चंस को लाइटली मत लिया करो डियर स्टूडेंट्स। आपने अगर एक टॉपिक को लगाया या एक पूरी थ्योरी को पढ़ा, उसको तुरंत जाके सेग्रीगेटेड वे में पढ़ा
पढ़ा करो, उसके क्वेश्चंस लगाया करो। क्वेश्चंस आर नॉट समथिंग जो आपके एग्जाम के आखिरी 10 दिन के लिए आप लोग छोड़ देते हो, ये गलती मत किया करो और डेली बेसिस पे क्वेश्चंस लगाते रहा करो। ये हमारी पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज है जहां पर आपको सिग्रीगेटेड क्वेश्चंस मिल जाते हैं, तो आप अगर हमें मैसेज करेंगे तो वी आर गोइंग टू सेंड यू द लिंक। मैंने एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना के रखी है आपके यूट्यूब पे जहां पर बच्चे आकर आराम से फ्री में लिटरेरी थ्योरी के कट एंड कॉन्सेप्ट्स को पढ़ सकते हैं। तो मेक श्योर अगर आप एक न्यू स्टूडेंट हो तो आपने मेरे उन सभी वीडियोस को चेकआउट किया है, पढ़ा है और उससे नोट्स बना के रखे हैं। एट लास्ट आप मेरे टेलीग्राम एंड मेरे व्हाट्सएप चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे हर बच्चे को डेली बेसिस पे पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज बोथ फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2 मिलती है। बच्चों को बहुत ज्यादा मदद मिलती है। कोई भी आपका लिंक आया, कोई भी तरीके की नोटिफिकेशन आई, वो सभी चीजें आपको इंस्टेंटली इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पर मिल जाती हैं। सो मेक श्योर कि आप लोग ने इनको जरूर से ज्वाइन किया है एंड यू आर अ पार्ट ऑफ माय कम्युनिटी। डू लेट मी नो योर फीडबैक कि आज का वीडियो आपको कितने अच्छे से समझ में आया एंड नेक्स्ट इसी तरीके से कौन सा क्रिटिकल वीडियो आप पढ़ना चाहोगे, ताकि हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ें और आपकी जो लिटरेचर जर्नी है वो बहुत ही आसान हो पाए। आई एम गोइंग टू टेक योर लीव होपिंग कि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा एंड आई एम गोइंग टू मीट यू अप नेक्स्ट इन येट अनदर वीडियो। अप टिल देन बाय एंड टेक केयर।